आपको हम बताए थे कि तीनों केमिस्ट्री के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ना होता है। सबसे पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशन, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा है केमिकल काइनेटिक्स और 5वां है सरफेस केमिस्ट्री। यही 5 चैप्टर जो होता है ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर। जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है ये लगभग 4 मार्क्स का पूछता है। हमारे बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है उस बिहार बोर्ड के एग्जाम में सबसे पहले ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हम अलग अलग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 सॉलिड स्टेट के बारे में। लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। इस सॉलिड स्टेट को हम ठोस अवस्था के नाम से जानते हैं। ठोस अवस्था के नाम से जानते हैं। ठोस अवस्था के नाम से। सबसे पहले इस चैप्टर का हम टॉपिक जानते हैं कि टॉपिक क्या होता है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है टॉपिक। सबसे पहला इसमें टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड है पहला टॉपिक। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड। इसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारा यूनिट सेल एंड देयर टाइप्स। यूनिट सेल एंड देयर टाइप्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, जिसको डायमेंशन ऑफ क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। इसके बाद हमारा होता है हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बाद क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद पढ़ते हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसके बाद लास्ट मेरा होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये हमारे टॉपिक्स होते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर में। सबसे पहला होता है सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, यूनिट सेल एंड देयर टाइप्स, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये हमारा चैप्टर होता है। जानते हैं थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड को हम डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड को ठोस बोल सकते हैं। सबसे पहले सॉलिड क्या होता है उस सॉलिड के बारे में जानेंगे। इसका डिफिनीशन होता है सबस्टांसेस हैविंग definite shape, size and volume is called solid। यानी कि वैसे पदार्थ जिसका निश्चित आकृति, आकार तथा आयतन होता है उसे हम क्या करते हैं, सॉलिड करते हैं। जैसे हम सिंपल तरीका पे जान सकते हैं कि मेरे पास एक ब्रिक्स का टुकड़ा है, पीस ऑफ ब्रिक्स, इसको हम ईंट कहते हैं। ब्रिक्स का नाम है ईंट, इसका हिंदी होता है
ईट, इसको ब्रिक्स कहा जाता है। ये ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स को ईट जानते हैं कि हम लोग घर में बनाते हैं, घर उसी से बनाते हैं। तो ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक्स का जो शेप है, साइज है और वॉल्यूम है वो डेफिनिट होता है। जैसे हमारे हाथों में जो पेन है, उस पेन की भी बात करेंगे तो पेन को अगर हाथ में रखते, इसके बाद पैकेट में रखते, फिर बाहर में निकालते, फिर भी इसका जो शेप है वह सिलिंड्रिकल आकार का है। इसके बाद इसका जो साइज है 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें इसका और इसका वॉल्यूम भी है 2πrl, जो रेडियस होगा उसके अकॉर्डिंग। तो कहीं भी कोई इसमें परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए पेन को भी हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड। तो सॉलिड एक ऐसा चीज होता है जिसका आकृति, आकार और आयतन कहीं भी ले जाएंगे तो क्या चेंज नहीं हो सकता। उसी तरीका से अगर हम डायमंड का बात करेंगे, डायमंड को तो बारे में सब आदमी जानते हैं कि डायमंड मीन्स हीरा होता है। वो काफी कठोर होता है, इस धरती पर सबसे ज्यादा कठोर अगर कोई वस्तु है तो डायमंड है। डायमंड से शीशे की कटाई किया जाता है। डायमंड बहुत ही अनोखा चीज होता है, इस धरती पर सबसे हार्ड वस्तु है, हार्ड सब्सटेंस है। उससे क्या होता है, आदमी का मृत्यु भी हो सकता है। तो डायमंड जो होता है उससे बहुत सारा ज्वेलरी बनाया जाता है। ये डायमंड होता है, काफी कठोर होता है। एक बार जैसा शेप बना दे तो उस टाइप के रहता है। ये डायमंड काफी कठोर होता है। अगर हम चेयर का भी बात करेंगे तो जिस तरीका से एक बार चेयर का जो शेप बना दिया जाता है उस तरीका से ये मेरा होता है। ये सब मेरा सॉलिड होता है। इसके बाद हमारे पास जितने भी मेटल है, ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल होते हैं, नोट पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि ऑल मेटल्स, जितने भी हमारे पास धातु होते हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। जितने भी हमारे पास धातु होते हैं सब क्या होता है, सॉलिड। बट एक्सेप्ट Hg, जिसको मरकरी कहा जाता है, इसको मरकरी कहा जाता है। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो मेटल होने के बावजूद भी लिक्विड स्टेट में रहता है। तो कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि which one of the following मेटल इज लिक्विड स्टेट ऑन द रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान पर कौन सा ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड फेज में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वही मरकरी है। मेटल होने के बावजूद भी मरकरी वो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इसके बाद हम जितने भी मेटल होते हैं सब हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। जैसे हम सॉलिड का बात यहाँ पे करेंगे तो मेरे पास जितने भी सॉलिड का डायग्राम कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जैसे मेरे पास ये सॉलिड सबस्टांस जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ये पार्टिकल सब जो रहता है एक दूसरे के काफी क्लोज रहता है। जितने भी पार्टिकल्स होता है उस सब सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी क्लोज रहता है ना। इसको हम बोल सकते हैं पार्टिकल्स, बोल सकते हैं। इस पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। पार्टिकल्स का जनरल फॉर्म हो जाएगा, लेकिन इसका ये रहता है एटम्स हो सकता है, मोलेकुल्स हो सकता है, इसके बाद हमारा आयन हो सकता है। तो एटम्स, मोलेकुल्स और आयन्स हो सकता है। पार्टिकल्स का जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली एटम्स, मोलेकुल्स और आयन्स होता है। तो यहाँ पे हमने देखा सॉलिड में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी क्लोज है, एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं, एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं। इसके बीच जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, अंतराणविक जो दूरिया है, वह क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज होता है वह, है ना। इसके बीच जो डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो इसके जितने भी पार्टिकल है उसके इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंसेज है वह काफी क्या है, काफी छोटा और एक दूसरे से काफी क्लोज रहता है। तो सबसे पहला हम फॉर्म बता सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का। सबसे पहला बात बोल सकते हैं कि दे हैव डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम।
दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। साइज एंड वॉल्यूम पहला पॉइंट हो सकता है, इसका निश्चित आकार और आकृति आयतन होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं दे आर रिजिड। दे आर रिजिड, ये रिजिड होता है, ये कठोर होता है, दृढ़ होता है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं दे हैव intermolecular distances are very short। इसके जो अंतराणविक दूरियां होती काफी नजदीक होती है, काफी कम होती है। They have intermolecular forces are very strong। इसके जो अंतराणविक जो बल होता है, वो काफी मजबूत होता है। यानी जितने भी पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल के बीच भी एक फोर्स भी लगता है, जिसको हम बोल सकते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्स। यानी इंटरमोलेकुलर फोर्स जो होता है आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके भी जो इंटरमोलेकुलर फोर्स जो होता है वो काफी मजबूत होता है। ये हमारा सॉलिड होता है। सॉलिड में देखा इसका निश्चित आकार और आकृति आयतन होता है। दे आर रिजिड, काफी दृढ़ होता है। दे हैव इंटरमोलेकुलर डिस्टेंसेज आर वेरी शॉर्ट। इसके जो अंतराणविक इंटरमोलेकुलर डिस्टेंसेज को बोलेंगे अंतराणविक दूरियां। यानी दो पार्टिकल के बीच जितने भी पार्टिकल है उसके बीच जो दूरी होती है उसको हम इंटरमोलेकुलर डिस्टेंसेज कहते हैं। दे हैव इंटरमोलेकुलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके बीच जो दो पार्टिकल है उस पार्टिकल के बीच लगने वाले जो फोर्स है काफी मजबूत होता है ना। इसके बाद इसको फ्लो की प्रॉपर्टी, दे हैव नो टेंडेंसी टू फ्लो, यानी कि इसके बहाव का कोई गुण नहीं होता। हम आपको पीछे सिखलाए हैं कि जितने भी पार्टिकल्स होता है उस पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, उस पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स मीन्स कण होता है, उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं। एटम्स हो सकता है, मोलिक्यूल्स हो सकता है या आयन हो सकता है। एटम्स के बारे में क्या जानेंगे? एटम्स के बारे में हम 11th क्लास में बहुत इसका डिटेल पढ़ते हैं। मोलिक्यूल्स के बारे में भी डिटेल्स पढ़ते हैं और आयंस के बारे में बहुत सारा डिटेल पढ़ते हैं। लेकिन अभी भी आपको बहुत सारा रिफ्रेशर स्टूडेंट है 11th क्लास नहीं पढ़े हुए, तो उसके लिए भी और जो पढ़े हुए उसके लिए भी 2 बार हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम एटम्स के बारे में बताएंगे। एटम क्या होता है? तो एटम जो है आपको बताए थे जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको अलग अलग फॉर्म में तोड़ नहीं सकते। यानी एटम क्या होता है कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मोलिक्यूल्स या द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड एटम। हम बोल सकते हैं द सबसे छोटे पार्ट को यानी अणु के सिंपल तरीका बोल सकते हैं जितने भी एलिमेंट है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम्स। तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है। जो अकेला सिंपल तरीका पे हम समझ सकते हैं, जो अकेला रहता है उसे एटम कहते हैं। जैसे सोडियम है, ये हमारा एटम हो गया। इसके बाद में हमारे पास मैग्नीशियम है, ये भी एटम हो गया। हाइड्रोजन अगर अकेला रहेगा ये भी एटम हो जाएगा। ऑक्सीजन रहेगा वो भी अकेला हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम्स, यानी तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है। तो अकेले रहने वाला ही परमाणु कहलाता है। ये सब हमारा क्या कहलाएगा? परमाणु। इसके बाद मोलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। मोलिक्यूल्स को, एटम को तो परमाणु कहा जाता है और हमारे पास जो मोलिक्यूल्स होता है उस मोलिक्यूल्स को अणु कहा जाता है। हम देखेंगे कि मोलिक्यूल्स क्या होता है। तो सिंपल तरीका पे बोल सकते हैं किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण को अणु कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड मोलिक्यूल्स। पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। जब हम देखेंगे कि एक से अधिक अगर एटम आपस में मिल जाएगा उसको मोलिक्यूल कहा जाएगा। जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन के 2 एटम जो होता है एक साथ मिलकर के H2 बना दिया,
एक क्लोरीन के 2 एटम मिलकर के क्लोरीन Cl2 बना दिया, ऑक्सीजन के मिलकर के 3 बना देता है यानी O3 बना देता है। इसी तरीका से हमारे पास 2 हाइड्रोजन रहेगा और 1 ऑक्सीजन रहेगा, वो भी मिलाकर के मोलिकुल्स बना देता है। इसके बाद कार्बन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु दोनों मिलकर के हमारे पास क्या बना देगा, मोलिकुल्स बना देगा। इसका मतलब क्या है कि मोलिकुल्स में जो होता है वह 1 से अधिक एटम उपस्थित रहता है, यानी मोर देन 1 एटम जब एक साथ कंबाइंड होता है वो मोलिकुल्स हो जाता है। यानी मोलिकुल्स बहुत तरीका से हो सकते हैं, डायटोमिक बोल सकते हैं, ट्राइटोमिक बोल सकते हैं, टेट्राटोमिक। डायटोमिक का मतलब हो गया दो एटम होना चाहिए, ट्राइटोमिक का मतलब हो गया 3 एटम होना चाहिए, टेट्राटोमिक का मतलब 4 होना चाहिए, पेंटा का मतलब 5 होना चाहिए। इसके बाद आयन्स होता है। आयन कोई भी एलिमेंट होता है, वह एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है या इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, कोई भी हमारे पास जो एटम होता है वह इलेक्ट्रॉन को कभी लॉस कर देगा या कभी गेन कर लेगा, उसको आयन्स बोलते हैं। यानी कि उस पे जब पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हो जाएगा उसको हम आयन बोल सकते हैं। आयन में भी 2 टाइप का हो जाता है, एक हो जाता है पॉजिटिव आयन और दूसरा हो जाता है निगेटिव आयन। एक पॉजिटिव आयन हो जाता है, पॉजिटिव आयन मीन्स होता है पॉजिटिव आयन यानी जितने भी एटम है उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव आयन कब बनेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का कोई भी लॉस करेगा तो उस पर पॉजिटिव आयन आ जाएगा, उसको पॉजिटिव आयन। जैसे सोडियम एक एलिमेंट को लॉस करता है तो सोडियम ही पॉजिटिव आयन, पोटेशियम और 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो पोटेशियम भी पॉजिटिव आयन। मैग्नीशियम हमारे 2 एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ये हो गया। एल्युमिनियम 3 को लॉस करता है तो ये हो गया। तो इसको हम बोल देंगे पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन मीन्स हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी एलिमेंट है, जो भी एटम है, अगर वह इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा उसको हम पॉजिटिव आयन कहेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा होता है निगेटिव आयन। निगेटिव आयन, निगेटिव आयन क्या होता है, तो निगेटिव आयन कब हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि कोई भी आपके पास जो एटम होगा वह अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा उस पर निगेटिव आयन आ जाएगा। जैसे हमने देखा कि क्लोरीन पे माइनस आ गया, इसके बाद में फ्लोरीन पे भी माइनस आ गया, इसके बाद में नाइट्रोजन पे भी 3 माइनस आ गया। तो हमने देखा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, लेकिन नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इसी तरह से ऑक्सीजन है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पे भी निगेटिव आयन आ जाएगा। तो भाइयों मैंने बोला क्या कि जो पॉजिटिव आयन होगा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी एटम है वो अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, त्याग देगा, तो पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, उस पर धन आवेश आ जाएगा, उसको पॉजिटिव आयन कहा जाएगा। और निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव आयन। गेन मीन्स होता है ग्रहण करना यानी लाना, किसी से लेना, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इस तरीका से हमारा पार्टिकल्स हो गया। पार्टिकल्स को हम 3 फॉर्म बताते हैं, एटम्स, मोलिकुल्स और आयन्स। एटम्स का मतलब हो गया जो सिंगल एटम एलिमेंट रहता है उसको एटम कहा जाता है, यानी किसी एलिमेंट के सबसे छोटे पार्ट को हम एटम्स कहते हैं। कोई भी एलिमेंट होता है कोई भी मैटर होता है, मैटर के सबसे छोटे पार्ट को मोलिकुल्स कहा जाता है। आयन्स क्या होता है कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट हो तो उस पर अगर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम आयन बोलते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आयन बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड यानी कि ठोस का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को बोलते हैं ठोस सॉलिड, यानी ठोस को अलग अलग हम पार्ट बांटते हैं। तो मेन रूप से ठोस का जो पार्ट होता है ये 2 प्रकार के होता है, बहुत तरीका के भी होता है, लेकिन मेनली आपके एनसीईआरटी पैटर्न जो पढ़ना है 2 ही टाइप के पढ़ना है। सबसे पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोला जाता है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, इसके बाद इसका दूसरा नाम है रवेदार ठोस। इसके बाद हमारा होता है दूसरा, जिसको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं। इस नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या इसका दूसरा नाम है एमोर्फस
एमोर्फस सॉलिड, जिसको अक्रिस्टलीय ठोस या इसको बेरवेदार ठोस के नाम से बेरवेदार ठोस के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों बंटवारा क्यों हुआ? क्लास ये तो सॉलिड ही है, लेकिन सॉलिड दो पार्ट में क्यों बटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में क्यों बटा? जैसे हम एक बात करते हैं आपको कि हमारे पास एक फार्मूला है, जो फार्मूला है CaCO3 है। इस CO3 के दो पार्ट होता, एक होता है भखरा चूना होता है, या इसको हम कली चूना भी बोल सकते हैं, भखरा चूना भी बोल सकते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट, एक होता है कली चूना, और एक होता है यही चीज है संगमरमर, जिसको मार्बल कहा जाता है, मार्बल कहा जाता है। इसको कहा जाता है कली चूना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, लाइमस्टोन, यानी लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर। दोनों का मेरे भाइयों फार्मूला वही है CaCO3, यानी लाइमस्टोन का भी और संगमरमर, लेकिन दोनों को देखने में बहुत ही अंतर पाया जाता है। जैसे संगमरमर से क्या होता है कि संगमरमर से आइडल यानी मूर्ति बनाया जाता है, आइडल यानी इसको मूर्ति कहा जाता है। बहुत सारा मंदिर है, उस मंदिर में जो हनुमान जी का जो रहता है, इसके बाद दुर्गा जी का जो मूर्ति रहता है वह मार्बल का बना होता, और लाइमस्टोन जो चूना पत्थर है, इस चूना पत्थर को हम लोग क्या करते हैं, घरों में सफेदी के काम में लाते हैं, या पहले जमाने में बोर्ड पे जो लिखा जाता था इस चूना पत्थर से। तो ये क्या है कि दोनों का संगमार्बल और इस लाइमस्टोन दोनों का जो फार्मूला है वह केमिकल फार्मूला है CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट का। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्यों पाया गया? इसलिए ये जो मार्बल यानी संगमरमर हो जाएगा वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंडर आएगा, आपके जो लाइमस्टोन जाएगा वह नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड के पास आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी कैल्शियम कार्बोनेट की जो सजावट है, जो डेकोरेशन है, जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्थित करना है, वह डिफरेंट है। कि इस कैल्शियम कार्बोनेट का जो सजावट है इस मार्बल में बहुत ही डेफिनेट तरीका से है, और इसमें आपके जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो सजावट है वह अनडेफिनिट तरीका से होने के कारण, अनडेफिनिट वे होने के कारण क्या होता है, ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाती है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका डिफरेंस यही है कि कैल्शियम कार्बोनेट की सजावट। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनीशन पढ़ते हैं, तो डिफिनीशन क्या कहता है कि दो सॉलिड्स या सॉलिड्स दो सॉलिड इन व्हिच definite shape, size and volume, but definite arrangement of particles, definite geometrical structure of particle या definite arrangement of particles is called crystalline solid। यानी वैसे ठोस जिसका कार्य, कृति और आयतन निश्चित होता है, साथ ही अणु, परमाणु और आयन उसकी सजावट जो है डिफरेंट तरीका से होती है, उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? तो दो सॉलिड्स इन विच डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम बट अनडेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, अनडेफिनिट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड हो जाएगा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसका दोनों में अंतर क्यों पाया गया? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की सजावट अगर एक सही तरीका से, एक सही ढंग से किया गया, इसलिए इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आ गया, यानी मार्बल तैयार हो गया। लेकिन यही कैल्शियम कार्बोनेट अगर डेफिनेट तरीका से, निश्चित तरीका से सजाया नहीं गया, इसलिए अमोर्फस सॉलिड हो गया। इसलिए तो चीज वही है, बस सजावट की फर्क है। जैसे जैसे सजाया जाता है उसके आधार पर दोनों हो जाता है।
तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, इसको डिफाइन भी करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप होता है। इसके बाद नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, तो दोनों का अंतर हम बताएंगे, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड।